किसान जो डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं दिल्ली के बॉर्डर्स पर, और 12 बातचीत की का जो दौर हुआ उस पर हमने लगातार चर्चाएं की हैं। लेकिन आज एक और अहम मुद्दा जो सीधे आपसे, मुझसे, हम सबसे जुड़ा है, उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। वो है रोजी रोटी। रोजगार होगा तो घर चलेगा, रोटी मिलेगी, इसीलिए रोजी रोटी। और पिछला साल संकट काल था, संक्रमण काल था, आपदा काल, कोरोना काल। नौकरियां गई, जबरदस्त तादाद में नौकरियां गई। 46 साल से अब 47वां साल हो गया है, देश में बेरोजगारी के आंकड़े इकट्ठा करने शुरू हुए थे। और कोरोना काल से पहले 6.1% बेरोजगारी दर हो गई थी, उस पर भी बवाल मच गया था। लेकिन कोरोना काल में तो 30% तक यह आंकड़ा चला गया। 30% लोगों ने, 100 में से 30 लोगों की नौकरियां चली गई थी जब मार्च में लॉकडाउन की घोषणा की गई। लेकिन अगस्त आते आते स्थिति थोड़ी सुधरी, संभली। यह आंकड़ा 30 की जगह घटते 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 12-13 पर आया और फिर 8-9 पर भी आ गया। तो कहने वाले कहने लगे, देखिए सब कुछ दुरुस्त है जी, सब कुछ चंगा सी। लेकिन सब कुछ चंगा नहीं है। CMIE, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, सबसे डिपेंडेबल, सबसे भरोसेमंद एजेंसी है। 3 बार यह एक सर्वे करती है जिसे कंज्यूमर पिरामिड्स हाउस होल्ड सर्वे कहते हैं। 1,74,405 घरों में यह जाते हैं साल में 3 बार, यह पता करने के लिए कि देश में रोजगार की स्थिति क्या है। उस देश में जहां पर हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा भी किया गया था। तो इस सर्वे में क्या पाया गया? दिसंबर तक का, पिछले महीने तक का यह सर्वे है, यानी कि सबसे अपडेटेड सर्वे। 84% लोगों की नौकरियां जस की तस, यानी कि 30% की नौकरी गई थी, वापस भी आ गई। 84% की नौकरी बरकरार रही। ये ऊपरी निगाह डालेंगे तो आपको लगेगा कि ठीक हो रहा है सब कुछ। भाई दिक्कत थी, सिर्फ भारत में नहीं, पूरी दुनिया में दिक्कत थी। लेकिन इसकी अगर आप डिटेलिंग में जाएंगे तो ये चौंकाने वाली है। और चौंकाने वाली किस लिए? युवा, देश का भविष्य, देश की नींव, और महिलाएं, द बेटर हाफ, आधी फीसदी, आधी हमारी आबादी, 50% आबादी महिलाओं की। सबसे ज्यादा मार महिलाओं और युवाओं पर पड़ी है। युवाओं में भी मैं आपको बता दूं, 15 से 24 साल की उम्र के जो लोग थे, जो नौकरी कर रहे थे, और अलग अलग तरह की नौकरी होती है आपकी, परमानेंट नौकरी, सैलरीड हैं, सेमी सैलरीड भी आते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड, और जो डेली वेजर्स हैं, दिहाड़ी मजदूर। महिलाओं पर लॉकडाउन का, कोरोना का, इस संकट काल का मर्दों की अनुपात में दुगना असर पड़ा है। दुगना असर। ज्यादा नौकरियां महिलाओं की गई, चली गई तो वापस भी नहीं मिली। यही हाल युवाओं का है। 15 से 24 साल के जो युवा थे, 59% का रोजगार छिन गया। 25 से 34 साल, 40% का रोजगार छिना। 35 से 44 साल, 35% का रोजगार छिना। जो उम्र दराज हैं, बुजुर्ग हैं, मेरी उम्र वाले, अधेड़ उम्र वाले भी जो लोग हैं, उनकी नौकरियां कम गई भी तो वापस लग गई। 10 में से 9 को नौकरी फिर से मिल गई। लेकिन युवा, 10 युवाओं की नौकरी गई तो 5 की ही नौकरी वापस लगी। यही हाल महिलाओं का भी है। और मैं अभी डिटेल में आपको सारे आंकड़े बताने वाला हूं। पर यहां पर सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि उफ तक नहीं हो रही, चर्चा तक नहीं हो रही। जो लोग नौकरी में वापस भी आ रहे हैं, और यह सबसे अहम पहलू है। कहने को नौकरी तो मिल गई, लेकिन कहीं 30,000 की नौकरी पहले किया करते थे, अब 10-12 हजार की नौकरी कर रहे। नौकरी थी, सैलरीड थे, पक्की नौकरी थी, अब वो खेतीबाड़ी करने लगे। सबसे ज्यादा लोग, 40% लोग खेतीबाड़ी की तरफ चले गए। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स खेती करने लगे, हेल्थ वर्कर्स खेती करने लगे। खेती तो पहले भी हो रही थी। क्या ये डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट है? अपने आप में आंकड़े ये क्या इन्फ्लेटेड भी हैं? दरअसल हकीकत और ज्यादा
कड़वी है और कोई चर्चा नहीं कर रहा। कोई राजनीतिक दल, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, इसे मुद्दा नहीं उठा रहे, जबकि यह अहम राजनीतिक मुद्दा भी है। यह देश ने देखा बिहार के चुनाव में तेजस्वी यादव ने रोजगार का कार्ड खेला तो बहुत ही कांटे की टक्कर हुई। एनडीए जीता लेकिन बहुत कांटे की टक्कर हुई। तो लोग रोजगार को लेकर परेशान हैं, लेकिन चर्चा कतई नहीं हो रही है। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, महिलाओं और युवाओं पर पड़ी लॉकडाउन की ज्यादा मार और बेरोजगारी घटी। वो आंकड़ा ऐसा लगता है कि नहीं जी, लोग आने लगे हैं नौकरी करने के लिए। लोग अब भी परेशान क्यों हैं? चर्चा में मेरे साथ एलजेपी अहम घटक है मोदी सरकार का। हनुमान कहते हैं चिराग पासवान खुद को, नरेंद्र मोदी के हनुमान हैं। उनके नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य प्रवक्ता AK वाजपेयी हैं। मेरे साथ सुप्रिया श्रीनेत बिजनेस जर्नलिस्ट रह चुकी हैं, इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को, आंकड़ों को भली भांति समझती हैं। 4 एक्सपर्ट्स हैं मेरे साथ। विजय सरदाना, जाने माने अर्थशास्त्री, MSME सेक्टर, अब तो 99% MSME हो गया है, वहां पर क्या मार पड़ी है ये क्लोजली ट्रैक करते हैं। सिद्धार्थ जराबी मेरे सहयोगी रह चुके हैं, वन ऑफ द फॉरमोस्ट बिजनेस जर्नलिस्ट इन द कंट्री। शरद कोहली जाने माने CA हैं, आंकड़ों को समझते हैं। अमित बसोले, प्रोफेसर अमित बसोले अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी से जुड़े हैं और जो ये आंकड़े CMIE के हैं, 2 लेख इन्होंने लिखे हैं, एक छप चुका है और एक सोमवार को भी छपने वाला है। अब ऐसे में पहले मैं थोड़ी पॉलिटिकल डिस्कशन कर लेता हूं और यह भी आपको बता दूं, आपने देखा होगा कि बीजेपी का कोई प्रवक्ता नहीं है, तो मेरे कार्यक्रम में बीजेपी ने अब प्रवक्ता देना बंद कर दिया है। कल से यह कार्यक्रम शुरू हुआ है। हम फिर से कहेंगे बीजेपी को, हमारा खुला मंच है और लोकतंत्र, जमहूरियत, प्रजातंत्र की सबसे बड़ी ताकत यह होती है कि हर पक्ष को अपनी बात कहने का पूरा मौका मिलना चाहिए। सत्ता पक्ष ना हो तो ये चर्चा भी थोड़ी अधूरी रह जाती है, लेकिन उसकी भरपाई के लिए हमारे साथ AK वाजपेयी हैं। तो AK वाजपेयी, रोजगार एक समस्या है कि नहीं? डिफेंड करने के लिए नहीं हूं मैं बीजेपी को यहाँ, पहले ये बड़ा क्लियर कर लें। रोजगार समस्या है मतलब? हाँ, बस रोजगार पे डिस्कशन करेंगे। आई एम नॉट डिफेंडिंग द गवर्नमेंट। देखिए, रोजगार समस्या जो है ये चली आ रही है, बिल्कुल चली आ रही है, कोरोना से पहले चली आ रही है। और कोरोना का संकट सिर्फ रोजगार पे नहीं आया, रोजगार पे आया, व्यापार पे आया, कृषि पे भी आया और व्यक्तिगत इंडिविजुअल्स पे भी आया, चाहे वो महिलाएं चाहे युवाएं। तो वो संकट तो सबको झेलना पड़ेगा और ये अभी आप आंकड़ों में बता रहे हैं कि रिकवरी हो रही है। कहां 30% से 8% तक आ गई। हाँ, पर उस रिकवरी में भी कहानी छिपी हुई है ना। 30,000 की नौकरी पर 10,000 की नौकरी मिल जाए, जो जिसकी पक्की नौकरी थी खेती बाड़ी करने लग जाए, वो खुद सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाए। तो सेल्फ एम्प्लॉयड की तादाद लगातार बढ़ रही है इन आंकड़ों में। वेरी गुड। तो ये मतलब वो दिखावे की नौकरी है क्या? दिखावे का रोजगार है क्या? दिखावे का नहीं है, दिखावे का नहीं। देखिए, ये एडजस्टमेंट है। अच्छा। समय के हिसाब से एडजस्टमेंट है। अब जैसे जैसे कोरोना जा रहा है, आत्मनिर्भर हो गया आदमी, जिसकी नौकरी थी ना, वो खुद काम करने लगा, वो आत्मनिर्भर हो गया। बोल रहे थोड़ा सा तो दो ना जी। वो कुछ नहीं है। आत्मनिर्भर की प्रयास गवर्नमेंट का नारा दिया उन्होंने, उसके हिसाब से वो काम भी कर रहे हैं। लेकिन सवाल दूसरा है, क्या ये देश पूरी तरीके से गड्ढे में जाने की तरफ जा रहा है क्या? आंसर इज नो। कौन कह रहा है? ये जो आप दूसरा पैरेलल खींच देते हैं। आंकड़े जिस हिसाब ये चिंताजनक है। ये 68% लोगों की तनख्वाहें कम हुई है। बिल्कुल ही होंगी, हम मानते हैं। कटी हुई तनख्वाहों में सर झुकाकर आदमी चुपचाप काम कर रहा है, घर जाकर भी नहीं बताता कि मेरी तनख्वाह कट चुकी है। अब ये हकीकत है कि नहीं? हकीकत होगी, बिल्कुल। आपकी बात को हम सत्यता से लेते हैं, ये हकीकत होगी। इट्स ए मैटर ऑफ एडजस्टमेंट। ये देखिए टेम्परेरी फेस है, आप इसको ये परमानेंट नहीं कहेंगे कि भाई ये हो गया तो ये आगे भी यही चलेगा। देखिए, तरक्की की तरफ तो देश जाएगा। 2 महीने लगे, 6 महीने लगे, ये बैठे हुए हैं शरद जी, ये आगे डिटेल में भी बताएंगे। एक्सपोर्ट बढ़ा है, इंपोर्ट बढ़ा है कि नहीं बढ़ा, कृषि का क्या है? एक शेयर बाजार बड़ा बम बम हो रहा है। 50,000 शेयर बाजार पहुंच गया, 50,000। यहां नौकरियां मिल नहीं रही लोगों को। शेयर बाजार का एक अलग इंपैक्ट होता है। अगर शेयर बाजार ठीक चलेगा तो उससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने की संभावनाएं बढ़ती हैं, जो कि यहां भी बढ़ा है। विदेशी मुद्रा भंडार इस कंट्री में बाकायदा बढ़ रहा है और लगातार बढ़ता आ रहा है। लेकिन समस्या है, और मैं ये कहता हूं कि समस्या का समाधान ये तरह तरह की स्कीम लाके,
सरकार प्रयासरत है और ईमानदारी से प्रयासरत है, लेकिन बड़े दुख के साथ कहूंगा पॉलिटिकल हमारे बैठे हैं कांग्रेस की प्रवक्ता, हर चीज में विपक्ष अपना आंदोलन शुरू कर देगा, चाहे हम CAA लाए, चाहे 370 लाए, चाहे किसानों की बात लाए। विपक्ष का काम क्या होता है? एक्सपोज, अपोज, डिपोज। नहीं, एक्सपोज मतलब आपके सुर में सुर मिलाए? नहीं, हमने नहीं कहा। हाँ। लेकिन उसको सही बात को सही कहेंगे। अगर किसानों को आप गुमराह नहीं करेंगे तो किसान आपकी बात। एक अपील की किसी ने, एक अपील की कि अगर सरकार 1.5 से 2 साल तक का टाइम दे रही है तो आप डिस्कस कर लीजिए, कन्विंस करिए। मेरा ये उदाहरण किसानों पर तो हम बात करेंगे। एक मिनट सुप्रिया, क्या ये, यू आर अ ट्रेन्ड इकोनॉमिस्ट ऑल्सो, यू बीन अ बिजनेस जर्नलिस्ट, मेरा सवाल ये है, रोजगार को लेकर ये चुप्पी असाधारण नहीं है? दीज आर डिफिकल्ट टाइम्स, आई नो, लेकिन रोजगार पर ना के बराबर चर्चा हो रही है। क्या ये एक समस्या नहीं है? संदीप जी, ये बहुत गहरी समस्या है और इसीलिए मैं कहती हूं मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे डिबेट में पार्ट लेने से, क्योंकि कुछ तो सकारात्मक भूमिका विपक्ष और सरकार मिलकर निभा सके। जरूरी है कि ऐसे मुद्दे डिस्कस हो, क्योंकि जब डिस्कस ही नहीं होते तो किसी का ध्यान इस तरफ नहीं जाता है। मैं एक आंकड़े के साथ, क्योंकि आपने कहा था आंकड़े के साथ ही बात करनी चाहिए और तू मैं करने का इसमें कोई मतलब नहीं है, एक आंकड़ा देना जरूरी है। दिसंबर में जो CMI के अनुसार अनएम्प्लॉयमेंट डेटा था नेशनल लेवल पर, वो 9.06% था, 9% मान लीजिए आप। यह डेटा दिसंबर का है। यही डेटा जून में, जब पैंडेमिक अपनी चरम सीमा पे था और कंप्लीट लॉकडाउन था, तब 10.1%, 10% मान लीजिए था। तो 9% जब इतना कुछ खुल गया है तब अनएम्प्लॉयमेंट 9% है, और जब पीक पर सब कुछ बंद था जून में तब अनएम्प्लॉयमेंट 10% था। तो मतलब इतना कुछ खुलने के बाद भी, इकोनॉमी का पहिया चलने के बाद भी रोजगार क्रिएट नहीं हो रहा है। और रूरल सेक्टर में स्थिति और भयावह है। 6% पिछले महीने नवंबर से वो ऊपर उठ के 9% के ऊपर चला गया है। मनरेगा में भी काम खत्म हो रहा है। मैं एक चीज और कहूंगी, आपने महिलाओं और युवाओं की बात कही तो जरूरी है, क्योंकि यहां पर इतने सारे एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, सिद्धार्थ है, शरद जी हैं, विजय जी हैं, आई एम सो श्योर इस डायरेक्शन में ये डिस्कशन जाएगा ही जाएगा। लेकिन ये बात बहुत चिंताजनक है कि 40 साल से कम उम्र की लोगों की जो नौकरियां गई हैं, उसने हमारी वर्कफोर्स को एजिंग वर्कफोर्स बना दिया है। और ये किसी भी डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए, और खासतौर से ऐसे देश के लिए जहां पर हमारे बहुत सारे लोग एक वर्किंग एज में है, युवा हैं, बहुत खतरनाक संकेत है कि एट दैट लेवल युवाओं के लिए नौकरियां बन ही नहीं रही हैं, और जो नष्ट हुई हैं वो दोबारा से क्रिएट नहीं हो रही हैं। ये एक वर्किंग एज पॉपुलेशन को एजिंग पॉपुलेशन की तरफ ले जाता है, और ये बड़े खतरनाक संकेत है किसी भी इकोनॉमी के लिए। अमित, क्योंकि आपने डिटेल सर्वे किया है, एनालिसिस किया है इन फिगर्स का, मोटी तस्वीर ये 2019 की अगर हम बात करें दिसंबर की, 54% लोगों के रोजगार पर कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन 30% जिनका रोजगार गया था वो वापस आ गया, तो फिगर 84% आ जाती है। ये अपने आप में काम करता है, आपको एक भरोसा दिलाता है कि इकोनॉमी में रोजगार की गुंजाइश है। लेकिन हम डिटेलिंग में जाते हैं, महिलाओं युवाओं पर जो ये मार पड़ी है, 1,10,00,000 रोजगार कम हो गए। दिसंबर 2019 की तुलना हम दिसंबर 2020 से करें, 2020 में 1,10,00,000 नौकरियां कम हो गई, रोजगार कम हो गए, जबकि हमारी पॉपुलेशन बढ़ी होगी, हमारा वर्कफोर्स और बढ़ा होगा। तो इसमें अहम बातें क्या हैं, जरा बुलेट पॉइंट्स के तौर पर दर्शकों को समझाइए प्लीज। तो मैं दोहराऊंगा नहीं, मैं मेन बिंदु ये कहूंगा कि लॉकडाउन में जो स्थिति थी वो सभी जानते हैं, दिसंबर तक स्थिति सुधर रही है, ये भी बात सही है। अब बात यह है कि हम लोग को क्लियरली ये सोचना है कि सरकार की तरफ से क्या मदद हो सकती है उन लोगों के लिए जिन्होंने सबसे बड़ा कोरोना काल में नुकसान भोगा है। तो हमारे शोध से ये साफ आ रहा है कि ये नुकसान सबको इक्वली नहीं हुआ, ये इसका जो इम्पैक्ट पड़ा है वो बड़ा अनइक्वल है, इससे गैर बराबरी समाज में बढ़ी है। तो हमको ये जरूरी है कि सरकारी नीतियां लाएं जिससे जो निचले तबके के लोग हैं, जो कामगार वर्ग के लोग हैं, जो अभी तक ठीक से रिकवर नहीं कर पाए हैं, या जिनके पास छोटी मोटी भी नौकरियां थी, वेतनभोगी लोग हैं लेकिन 12,000 15,000 वाली नौकरियां हैं, जो अब कुछ और काम कर रहे हैं, सब्जी सरकारी बेच रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए
कुछ आवश्यकता है कि हम करें, उनकी नौकरी वापस आएगी। मैं ये हम लोग नहीं कह रहे हैं कि ये तो स्थिति परमानेंट है, ऐसा कोई भी नहीं कह रहा है, लेकिन कुछ इफेक्ट इसके लॉन्ग टर्म हो सकते हैं। आपकी नौकरी वापस आ भी गई तो भी जो 5-6 महीने की आपकी तनख्वाह गई है, इनकम गया है, जो आप घर बैठे हैं, जो आपके बच्चे पढ़ाई सफर कर रहे हैं या स्वास्थ्य पे आपका परिणाम हुआ है, इन सब से लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी हो सकते हैं। तो हम लोग ये एम्फसाइज कर रहे हैं कि रिकवरी तो हो रही है, 80-90% हो गई, 100% तक लोग वापस आ जाएंगे। दिसंबर 2019 की जो स्थिति थी वो समझ लीजिए इस साल में कभी न कभी आ जाएगी, लेकिन उसके आते आते जो लोगों पे नुकसान हुआ है, जो मार पड़ी है, उसका सरकार को ध्यान रख के कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए। और मैं ये भी कह दूं, आगे भी बात ये तक होगी कि अभी तक जो राशन, नरेगा, जनधन, ये सारी जो नीतियां आई इस साल, उनसे फायदा हुआ और उनको ठीक से समझ के उनको कंटिन्यू करने की भी जरूरत है। तो इस बिंदु पे हम लोग नहीं, मैं इसी बिंदु को थोड़ा आगे बढ़ाता हूं। देखिए, 4 तरह की रोजगार होते हैं, 4 तरह के। एक तो परमानेंट सैलरीड, कि भाई नौकरी पक्की है, सरकारी कर्मचारियों का उदाहरण सामने आता है। टेम्पररी सैलरीड, की आप कॉन्ट्रैक्ट पर हैं, 1 साल 2 साल के लिए आपको रोजगार मिला है। सेल्फ एम्प्लॉयड, खुद मुख्तार हो, अपना काम कर रहे हो। या कैजुअल, यानी कि दिहाड़ी मजदूर। यहां पर जो आंकड़ा है 2019 में, मैं सैलरीड एम्प्लॉयज की ही बात कर लूं, वो हमारी वर्कफोर्स का लगभग 21% है। इनमें से 39% ही अब सैलरीड बचे हैं, 44% वो इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में चले गए, 17% तो पूरी तरह से निकल गए इसमें से। यह अपने आप में बड़ा डराने वाली फिगर है कि 21% लोग हैं जिनके पास पक्की नौकरी थी, उन 21% में से सिर्फ 39% रह गए हैं पक्की नौकरी में। जी, तो ये बिल्कुल आपने सही मुद्दा उठाया है कि जो इस कोरोना की वजह से इनफॉर्मेलिटी बढ़ी है, और ये साफ बिल्कुल डाटा में नजर आ रहा है। ये हमारे खुद के सर्वे में भी दिख रहा है कि इनफॉर्मेलिटी बढ़ी है और इनफॉर्मल लोगों पे बहुत बड़ी मार पड़ी है कि उनका अब जो पहले जो पक्की आय वाले थे, वो अब जो कमा रहे हैं वो लगभग उसका आधा कमा रहे हैं जो पहले कमा रहे थे। तो जब हम कहते हैं कि रोजगार वापस आ रहे हैं, तो ये बिल्कुल सोचने की बात है कि किस प्रकार के रोजगार वापस आए हैं। और अब मैं फिर से सरकारी नीति की तरफ जाऊंगा कि जब तक उनको वैसे रोजगार ना फिर से मिल जाए जो पहले थे, उनको सपोर्ट करने की भी आवश्यकता बहुत जरूरी है। तो न केवल महिलाओं युवाओं पे ज्यादा मार पड़ी है, वेतनभोगी लोगों ने और कुछ काम करने शुरू कर दिए हैं। ये सारी स्थितियां अभी हम लोग देख रहे हैं, चल रही हैं। तो रिकवरी की हम बात करते हैं तो जो हेडलाइन नंबर है उससे आगे जाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं एक आंकड़ा आपको दे दूं जो आपने अभी तक नहीं बताया है। हमारे कैलकुलेशन के मुताबिक जो निचले तबके के लोग हैं वो कुल 6 महीने में समझ लीजिए अप्रैल से लेकर के अगस्त सितंबर तक 17,000 रुपए औसत उन्होंने खो दिए थे आय में, यानी जो उनका 3 महीने का इनकम बनता है। ये बिल्कुल 10% गरीब लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। उनका 6 महीने का इनकम, उनका 3 महीने का इनकम वो उन्होंने खो दिया उस समय में। तो आप अनुमान, मैं उन आंकड़ों पर भी आता हूँ जिनकी आय पहले से ही इतनी कम है, उनका क्या होगा। एमएसएमई के एक्सपर्ट हैं विजय सरदाना मेरे साथ, और आज की तारीख में तो 99% हमारा उद्योग, हमारा कारोबार एमएसएमई सेक्टर में ही आ गया है। इस स्टडी में विजय भाई एक बात यह भी सामने आई है कि जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, सबसे ज्यादा कैजुअल लेबर, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन यहां पर होता है, और जो फूड इंडस्ट्री है यहां पर सबसे ज्यादा जॉब लॉसेस हुए, रोजगार सबसे ज्यादा यहां गए। और स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है, फूड, हैंडीक्राफ्ट, सोप्स, डिटर्जेंट्स, यहां पर मार पड़ी है सबसे ज्यादा, जिसकी नौकरी गई। और जो मैंने पहले भी कहा, वो कृषि में चले गए 40%। वो डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट हो रही है ना दरअसल, कि यहां नौकरी नहीं है तो चलिए अपने गांव चले गए, थोड़ा मनरेगा में काम मिल गया, अब कहने को जी मैं खेती करने लगा। गलत कह रहा हूं मैं? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, ऐसा है कि ये बात हमें समझनी पड़ेगी कि प्री कोविड और पोस्ट कोविड में भारत की आर्थिक स्थिति और इकोनॉमी और काम करने के तरीके में बहुत फर्क आया है। ये सिर्फ अनऑर्गेनाइज नहीं, इवन ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में बहुत फर्क आया है। और कौन से जॉब गए हैं ऑर्गेनाइज में, अनऑर्गेनाइज में, इसका डेटा सबके सामने। समस्या ये हो गई, और मैं ये कहूंगा कि जो चेंज आया है भारत में, पहले इसको समझना पड़ेगा और फिर हमें एम्प्लॉयमेंट पे देखना पड़ेगा। कोविड के लॉकडाउन के समय में
हर ऑर्गेनाइजेशन डिजिटल मूवमेंट की तरफ आगे बढ़ी। तो जो बैक ऑफिस में लोग काम करते थे, लेस स्किल्ड मैन पावर थी, जब आप डिजिटल फॉर्मेट में डायरेक्ट कम्युनिकेट कर रहे हो, जैसे ऑफिस स्टाफ है, आपका रिसेप्शनिस्ट है, पियन है, ड्राइवर है, आप कहीं जा ही नहीं रहे, डिक्टेशन नहीं दे रहे, तो महिलाएं, जो आपने कहा बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जो सपोर्ट स्टाफ में ऑर्गेनाइजेशंस में जो महिलाएं थी, उनको ऑर्गेनाइजेशन ने सरप्लस करके या तो कहा कि आप आधी सैलरी ले लो या आपका रिलीविंग लेटर ले लो। मैं एक सेकंड के लिए रोक रहा हूं, एक सेकंड के लिए रोक रहा हूं, क्योंकि ये आंकड़ा आप जो कह रहे हैं उसके लिए आंकड़ा दर्शकों को समझने में सहायता देगा। देखिए, 100 मर्दों की, आदमियों की बात करें तो 36 ने लॉकडाउन के चलते अपनी नौकरी गंवाई, 4 और की चली गई अगस्त के बाद भी, तो मतलब मोटा मोटा 40 आदमियों की नौकरी गई। जबकि औरतों में 100 औरतों में से 74 ने लॉकडाउन के चलते नौकरी खोई और 11 की नौकरी अगस्त तक भी चली गई। लॉकडाउन के बाद भी 85 महिलाओं की 100 में से। आप अपनी बात जारी रखिए, ये आंकड़ा जोड़ना चाह रहा था। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, मैं तो देख रहा हूं, कंपनियों में देख रहा हूं, ऑर्गेनाइजेशंस में देख रहा हूं, बहुत सारी कंपनियों ने ये कह दिया अपने मैनेजर्स को, सीनियर मैनेजर्स को, आप घर से ऑपरेट करें। तो जिस एक सीनियर मैनेजर के साथ एक सपोर्ट स्टाफ काम करता था, अब उसकी यूटिलिटी नहीं है। बहुत सारे ऑफिस क्लोज डाउन हो गए, जो 4-4 दिल्ली में ऑफिस थे, श्रिंक करके एक जगह आ गए। 3-3 ऑफिस वो बंद कर दिए गए। ड्राइवरों को कहा कि अब आप चले जाइए, हम ओला उबर से कर लेंगे। कहने का मतलब है कि ये इंपैक्ट आया है, इसमें कोई जुटाने की और जस्टिफिकेशन की बात नहीं। अब समस्या ये है कि नया रोजगार क्या आएगा। मैं अभी कुछ इंडस्ट्री के लोगों से बात कर रहा था, उनका एक बड़ा पॉजिटिव सेंस क्या है कि विजय जी, ऑलरेडी हमें मैन पावर की शॉर्टेज फील होने लग गई है। जैसे जैसे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन आ रही है, वैसे वैसे स्किल्ड मैन पावर अब नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो स्किल्ड मैन पावर गांव चला गया था वो वापस नहीं आया, वो कहीं और एडजस्ट हो गया। या तो जैसा आपने कहा अपने खेती में लग गया, या अपने आसपास के कस्बे में किसी फैक्ट्री मिल में काम शुरू कर दिया होगा उसने, वो वापस नहीं आया। तो जिन कंपनियों के पास प्रोडक्शन कैपेसिटी वापस आ रही है, उनको आदमी नहीं मिल रहा। कहने का मेरा सिंपल मतलब अब ये है संदीप जी, सवाल बहुत सेंसिटिव है, महत्वपूर्ण है। 3 उदाहरण मैं आपको दूंगा कि सरकार को इमीडिएटली क्या करना चाहिए। मैं अभी उस पर आता हूं, मैं हल पर आता हूं। पहले पूरी समस्या की विकरालता दर्शकों के सामने और सरकार के सामने भी पेश कर दें। और जो इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे थे कि भाई अब कंपनियां लेबर की कमी महसूस करने लगी हैं, ऑन अ लाइटर नोट शरद, मतलब कोई पैसा लगा भी रहा है, कैपिटल इन्फ्यूज कर भी रहा है धंधे में, या सारा कैपिटल तो आजकल शेयर मार्केट में लगा हुआ है? देखिए, कुछ सेक्टर्स में कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो रहा है, सब में तो नहीं हो रहा, आपकी बात ठीक है। पर आप, अगर मैं एक बड़ी प्रैक्टिकल बात करता हूं, हमारे में से जितने भी पैनल पे बैठे हैं और जो दर्शक हमको सुन रहे हैं, आपको दिन में 3-4 लोग ऐसे जरूर मिलते होंगे जो आपको बहुत दिन बाद मिले। उनसे आप पूछते हैं, भैया वहां नौकरी करते थे? नहीं। अब वहां कहां करते? अब क्या करते हैं? अब तो मैं ये काम करता हूं। आप वहां नौकरी करते थे, इतनी तनख्वाह नहीं, अब इतनी तनख्वाह कहां है, मैंने छोड़ दिया, या मैंने अपना काम शुरू कर लिया। ये हम लोगों के लिए सुनना एक आम बात, न्यू नॉर्मल है ये। अच्छा, अब बात आपने क्योंकि महिलाओं और कम उम्र के लोगों की बात करी, 15 से 24, यूरोप में एक बड़ा इंटरेस्टिंग उन्होंने टर्म निकाला, उसको बोलते हैं शी रिसेशन। शी सेशन बोलते हैं उसको, शी और रिसेशन को मिला के 1970 में मैन सेशन आया था जिसमें पुरुषों की नौकरी गई थी। तो महिलाएं, मुझे लग रहा है इस कोरोना में कई कारणों से ज्यादा वल्नरेबल थी, अंग्रेजी में अगर हम यूज करें, मतलब उनमें जो सीनियर पोजीशंस पे महिलाएं बहुत यहां काम नहीं करती हैं। और आपको पता होगा, मैं अगर इसको मैक्रो लेवल पे एग्जांपल दूं तो 15 करोड़ महिलाएं हमारे वर्कफोर्स में हैं, पूरे भारत की बात कर रहा हूं। उसमें से संदीप, हैरानी होगी कि 10 करोड़ ग्रामीण इलाकों में है, रूरल में, जहां जिसको आप डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट या डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, जो मर्जी कह लें, कि घर की महिला खेत में काम करती है, तो सर्वे करने आते हो, पूछते हैं, हाँ जी, ये तो सुबह से शाम तक मेहनत करती है, पूरा काम करती है, सारा यही संभालती है। 15 करोड़ में से 10 करोड़, इसका मतलब 5 करोड़ महिलाएं, अगर मैं ये डेटा आपको देखिए चौंका देगा, 5 करोड़ महिलाएं कुल जो कॉर्पोरेट सेक्टर, एमएसएमई या जो इस टाइप की जॉब्स हैं वो करती है, जिसको हम, और जिनके पास तजुर्बा नहीं है, हु आर स्टार्टिंग आउट इन लाइफ, 15 से 24 साल वाले, 59% की नौकरी चली गई और उनको लेने को तैयार नहीं किया। अच्छा भैया जाओ, एक्सपीरियंस हैंड के लिए तो अभी भी जगह है। बिल्कुल संदीप, क्योंकि वो बहुत सीनियर पोजीशन पे नहीं थी, वो डिस्पेंसेबल जॉब्स में थी, जिसको हम डिस्पेंसेबल जॉब्स करते हैं। जो ये सारा डिजिटलाइजेशन हुआ तो उन महिलाओं की जरूरत नहीं महसूस। अब बात आती है जो यंग लोग थे, जो 15 से 24 साल, जो आपने आंकड़ा दिया, 15 से 24 साल वाले या तो इंटर्न्स थे या बहुत जूनियर
जूनियर पोजीशंस होल्ड कर रखे थे। तो सबसे पहले कंपनीज ने जूनियर पोजीशंस को टारगेट किया जब उन्होंने छटनी करी। दूसरा टारगेट हुआ वर्क फ्रॉम होम, क्योंकि आप ट्रेंड सीए भी हैं, ये वर्क फ्रॉम होम इज अ गॉड गिफ्ट फॉर एचआर डिपार्टमेंट की डाउन साइजिंग का बड़ा अच्छा मौका मिल गया। मैं आपके कि लिए जी हम 40 आदमियों से काम कर रहे थे, अब 15 आदमी भी वही काम कर रहे हैं। और संदीप, क्योंकि और इससे बुक्स बड़ी मैं उसी पे आ रहा था, कंपनियों को फायदा होने लगा जबकि वर्कफोर्स कम हो रही है। क्योंकि आप शेयर मार्केट में भी रुचि रखते हैं, तो कंपनी का जो प्रॉफिट जिनका बढ़ बढ़ के आ रहा है वो टॉप लाइन नहीं, कॉस्ट कम होने की वजह से प्रॉफिट बढ़ा है। कॉस्ट ड्रास्टिकली कम हो गई है। मुझे लग रहा है कि सरकार को इस समय जो सारा ट्रांजिशन चल रहा है, आने वाले बजट में संदीप, मैं क्योंकि वित्त मंत्री साहिबा ने ये बोला है कि ये नेवर बिफोर बजट होगा, ऐसा कभी 100 साल में आपने बजट नहीं देखा होगा। तो मुझे लग रहा है कि अगर उसमें सबसे ज्यादा किसी चीज पे फोकस होने वाला है, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, जिसकी पहले घोषणा कर दी है, उसके अलावा रोजगार पे बहुत ही ज्यादा बहुत अहम पॉइंट आपने उठाया है। बहुत जरूरी होगा रोजगार के बिंदुओं को छेड़ना, रोजगार के पॉइंट्स को उठाना, वरना जो हम जिस $5 ट्रिलियन की हम कल्पना करते हैं संदीप, वो अब बहुत दूर की कौड़ी लगता है, वो बहुत आगे चली जाएगी। जी सिद्धार्थ, मैं इसीलिए आपको रोका हुआ था। देखिए, हमने कॉर्पोरेट वर्ल्ड की भी, प्राइवेट सेक्टर की बात की। यह समस्या बड़ी विकट है और बहुत अच्छा किया शरद कोहली ने कि आने वाले बजट का जिक्र कर दिया है। सरकार की तरफ से कोई पॉलिसी इंटरवेंशन की, कोई मेजर सॉप की अब जरूरत है ना, करना पड़ेगा सरकार को इंटरवीन। रोजगार एक समस्या है बड़ी। संदीप, बिल्कुल करना पड़ेगा और उसके सिवाय मेरे हिसाब से कोई चारा भी नहीं है। और अगर ये एक प्रकार से अभूतपूर्व बजट होना है, तो जिस श्रृंखला में हमने देखा है कि कई जो घोषणाएं हुई हैं, तो वास्तविकता में ग्राउंड लेवल पे जॉब्स को लेके 4-5 चीजें करनी बड़ी आवश्यक हैं। और उन चीजों को गिनाने से पहले संदीप, एक जो विषय हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि 1 अप्रैल से जो 3 नए लेबर कोड्स हैं वो इंप्लीमेंट होने वाले हैं। और उनसे आप क्योंकि उसमें कई स्ट्रक्चरल चेंजेस की गई हैं जो वर्तमान में लेबर लॉज हमारी कंट्री के हैं, तो उससे स्टैटिस्टिकल इंपैक्ट भी आएगा और रियल टर्म्स में इंपैक्ट आएगा, फॉर एग्जांपल विमेन एम्प्लॉयमेंट पे। बट उस विषय को मैं बाद में रखूंगा। सबसे पहला मेरे हिसाब से विश लिस्ट बड़ा साफ है। जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं, जिनमें बड़ी मात्रा में जॉब्स क्रिएट होते हैं, इंक्लूडिंग रियल एस्टेट, और जो बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है, जिसमें हमसे पहले जिन लोगों ने चर्चा की, उन्होंने कहा कि बहुत सारे लेबर चले गए गांव, वापस नहीं आ रहे हैं, कोविड का अभी भी डर है, तो उनको लेके एक जीएसटी कट स्टील या जैसे आइटम पे, और वो बजट से बाहर है, और साथ में बजट में किसी प्रकार की घोषणा जो इसका प्रोत्साहन कर पाए। दूसरा जो एमएसएमई सेक्टर है, जिसका अगर आंकड़ों में देखा जाए लगभग 43 जो हमारा करोड़ एक जिसे हम कहते हैं टोटल एम्प्लॉयमेंट है, लगभग 1/4 उसका एमएसएमई सेक्टर से है, जिसका यहां बार बार जिक्र हो रहा है। 10 से 11 करोड़ नौकरियां जिसमें किसी ना किसी प्रकार प्री पैंडेमिक, प्री कोरोना थी। इनमें जो बहुत बड़ी एक लॉस हुई है, तो जो एमएसएमई को लेके आपको ध्यान होगा कि आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत 2-3 अनाउंसमेंट्स हुई थी। मैं मानता हूं कि अब उन अनाउंसमेंट से जो एक्सपीरियंस मिली है रियल टाइम इंप्लीमेंटेशन में, उसको लेके एक बड़ी मात्रा में 3 लाख करोड़ की घोषणा की गई थी राहत पैकेज के लिए, वो ही पूरा नहीं उठाया एमएसएमई ने। ये भी एक परेशानी है। हाँ, बिल्कुल डिमांड को लेके परेशानी है, बट जॉब क्रिएशन को सपोर्ट करना चाहिए। जैसे अगर एमएसएमई पे प्रॉफिटेबिलिटी या डिमांड का प्रेशर है, तो अगर वो वर्किंग आवर्स कम कर ले बट नौकरी से ना निकाले, तो कम से कम कोई ना कोई कर्मचारी और घर, चूल्हा पानी बचा रहेगा। एक आखिरी पॉइंट जो हमें इस संदर्भ में समझना पड़ेगा कि टेक्नोलॉजी की जो एक प्रकार से रेवोल्यूशन आई है पिछले 8-10 महीनों में, इसका जिक्र आपने किया, बाकी एक्सपर्ट्स ने भी यहां पे किया। दैट इज लार्जली कन्फाइंड टू वेरी लार्ज ऑर्गेनाइज सेक्टर कंपनीज। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि एमएसएमई की वर्क प्रोसेस अभी भी मैनुअल ओरिएंटेड है, और ये मैनुअल ओरिएंटेड हमारी कंट्री के लिए इस समय पे जरूरी है। तो हमें टेक्नोलॉजी के इंपैक्ट को बहुत ज्यादा ओवरस्टेट भी नहीं करना चाहिए। और संदीप, समय रहा तो मैं आपको अप्रैल के बाद जो एक संभावनाएं दिख रही हैं मुझे, उनके बारे में मैं आता हूं। लेकिन सुप्रिया, देखिए, जब हम रोजगार की बात करते हैं, आदमी नौकरी करता है,
नौकरी शब्द ही है, आप किसी के नौकर बन जाते हैं क्योंकि आपको तनख्वाह मिलती है। अब जो ये 4 कैटेगरीज हैं, परमानेंट सैलरी जिनकी पक्की नौकरी है, या कोई साल 2 साल के लिए उन्होंने ठेके पर कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, या कैजुअल लेबर है, या सेल्फ एम्प्लॉयड है, इनके भी आंकड़े आए हैं। 2019 मार्च से अगस्त और 2020 मार्च से अगस्त तनख्वाहों में इजाफा हुआ, कमी आई, क्या हुआ? 2019 में परमानेंट सैलरीड की औसत आय 30,277 रुपए थी। 2020 में यह घटकर 26,180 रुपए हो गई। जो टेम्परेरी सैलरीड हैं 11,312 रुपए हर माह कमाता था, उसकी घटकर हो गई 8,763 रुपए। जो दिहाड़ी मजदूर 9,074 रुपए कमाता था मंथली, 6,731 रुपए हो गया। और जो दिहाड़ी मजदूर, जो सेल्फ एम्प्लॉयड, आत्मनिर्भर, खुद काम करते हैं, 8,231 से घटकर 6,689 रुपए। हर जगह आमदनी घट रही है आपकी। सरकार को क्या करना चाहिए? मैं पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है, ट्रेंड इकोनॉमिस्ट से सुझाव मांग रहा हूं। संदीप जी, इसीलिए मैं कहती हूं, और मैं इसको पॉलिटिकल डिस्कशन बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहती हूं। देखिए, एक तरफ तो जॉब लॉसेस अपने आप में समस्या है, वेज लॉसेस भी उतनी बड़ी समस्या, जो आपने आमदनी घटने की बात कही, क्योंकि इसका डायरेक्ट इंपैक्ट कंजम्पशन पर होता है, डिमांड पर होता है और फिर निवेश पर होता है। और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि यह डबल वैमी है। एक तरफ आमदनी घट रही है और महंगाई दर बढ़ रही है। आप फूड इन्फ्लेशन देख लीजिए, आप फ्यूल इन्फ्लेशन देख लीजिए, पेट्रोल और डीजल के दाम देख लीजिए, तो कहीं पर तो इंसेंटिवाइज बिना कंजम्पशन को किए इस चक्रव्यूह से निकलना नामुमकिन है। आपको कंजम्पशन को इंसेंटिवाइज करना ही पड़ेगा। उसके 2-3 तरीके होते हैं। मतलब फिस्कल स्टिमुलस देना पड़ेगा आपको पैसा डालना पड़ेगा लोगों की जेब में। आप चीजों के दामों को, बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है एब्सोल्युटली आपको एक तो फिस्कल, आपको महंगाई को नियंत्रण में लाना पड़ेगा। अगर पेट्रोल और डीजल का दाम जिस बेतहाशा तरीके से बढ़ रहा है, वो कंजम्पशन को डैम्पन करता ही है एक बड़ी साइकिल में। और मैं एक चीज और जरूर कहना चाहूंगी, हम लोग बहुत सारी बातें यहां पे कर रहे हैं, हम शायद ये भूल जाते हैं कि लोगों ने पीएफ विथड्रॉल जबरदस्त तरीके से किया है, और ये एक बड़ा खतरनाक संकेत है, क्योंकि ये तो आगे रिटायरमेंट प्लानिंग का पैसा था। अगर इसको विथड्रॉ किया जा रहा है तो ये आपको लोगों की मुश्किल और उनकी दिक्कतों का एक संकेत जरूर है। मैं ये भी एक बात कहूंगी कि सेंसेक्स को सेलिब्रेट करना अच्छी बात है, कहीं पर भी वेल्थ क्रिएशन हो, वेल्थ क्रिएशन बुरा नहीं है, लेकिन ये ना नौकरी क्रिएट करता है, ये एफडीआई नहीं है। क्योंकि किसी ने कहा कि इससे फॉरेन कैपिटल आ रही है। फॉरेन कैपिटल वर्सेस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आर 2 वेरी वेरी डिफरेंट थिंग्स। एफडीआई से नौकरियां बनती हैं, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। फॉरेन कैपिटल से, हाँ ठीक है, हमारा मार्केट चढ़ रहा है, लेकिन इससे जॉब्स नहीं क्रिएट हो रही हैं। और कहीं पर मैं ये जरूर, एक बात को मैं जरूर बोलना चाहूंगी, मैं आशा करती हूं और विश्वास करती हूं कि ये बजट कंपनीज को इंसेंटिवाइज करेगा जॉब क्रिएशन में। बजट से पहले कॉर्पोरेट टैक्स कट हुआ, कंपनीज को 1.5 लाख करोड़ का बोनांजा मिला, लेकिन कंपनीज ने उसको अपनी बैलेंस शीट क्लीन करने के लिए यूज किया, उससे ना निवेश किया ना जॉब क्रिएशन किया, क्योंकि डिमांड नहीं है। आपको डिमांड को बढ़ावा देना ही पड़ेगा। उसके अलावा मुझे ऐसा लगता है अभी कोई हमारे पास दूसरा रास्ता नहीं तो है। फिस्कल स्टिमुलस तो देना ही पड़ेगा। और ये तो 2 करोड़ रोजगार की बात थी, उससे थोड़ा सा हटकर मुद्रा लोन पर आ गए। अब सामने आ रही है ना बातें कि आप स्ट्रीट वेंडर्स को, जो चाय रेडी वाले हैं, पटरी वाले, अब वो सारे एनपीए कन्वर्ट होते जा रहे हैं। मतलब उतना पैसा 10,000 रुपए में, 15,000 रुपए में कोई धंधा चल जाएगा, वो भी नहीं चल रहा है। सरकार को कुछ घोषणाएं करनी होंगी ना। एक ही बात पे सरकार कर रही है घोषणा, और घोषणाएं बाकायदा लगातार नहीं, पॉलिसी इंटरवेंशन भी करना होगा। पॉलिसी इंटरवेंशन की तैयारी पूरी है। अभी इन्होंने खुद ही बताया कि भाई बजट में इस बार नेवर बिफोर वाली कहानी आने वाली है, तो कोई ना कोई चमत्कारिक प्रोसेस निकालेंगे, वो कोई पॉलिसी अनाउंस करेंगे। लेकिन मैं उस सब्जेक्ट पे आ रहा था, आपका जो परमानेंट एम्प्लॉयमेंट वाली बात कर रहे थे ना, कि परमानेंट नौकरी है, उसमें कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट है, कुछ टेम्परेरी वाले हैं। परमानेंट नौकरी है कितनी?
21% है ना कुल वर्क फोर्स की। नहीं, उसमें भी फर्क है। हाँ, उसमें सरकारी नहीं, प्राइवेट भी मान रहा है। प्राइवेट में जब कॉन्ट्रैक्ट पे कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट है तो परमानेंट वर्ड कहां से रह गया? वो तो एम्प्लॉयर किसी भी दिन कॉन्ट्रैक्ट का हवाला दे के नोटिस करके आपको निकाल के कुछ परमानेंट। हाँ, वो जब से ये कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट सिस्टम स्टार्ट हुआ है तो परमानेंसी तो है ही नहीं। वो जो सोशल सिक्योरिटी एम्प्लॉयमेंट के थ्रू हुआ करती थी वो तो बहुत कम हो गई है। तीसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि ये सरकार ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा लगाने की बात की, एयरपोर्ट को मॉडर्नाइजेशन की बात की या हॉस्पिटल्स की बात की, ये इसी को नजर में रखती तो की हुई है कि जनरेट हो किसी तरह से साधन, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो या रिसोर्सेज बने, मतलब ऑल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटीज लोगों को मिलनी चाहिए। जो आत्मनिर्भर की बात करते हैं वो भी इसी पे बेस है। मतलब खाली नौकरी के बेस पे इकोनॉमी को आप चलाना चाहेंगे तो वो पॉसिबल नहीं होगा। ये मैं मानता हूं कि सरकार का इसी तरफ अमित ये सरकार बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वाजपेयी सरकार कह रही है नौकरी ही अकेला जरिया नहीं है रोजी रोटी कमाने का, आप आत्मनिर्भर बनिए। तो ये अपने आप में सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। ये प्रैक्टिकली जमीन पर जब आप इन आंकड़ों को देख रहे थे, स्टडी कर रहे थे, आपने क्या पाया? आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं कि लोग अपना काम करने लगे, अच्छा कमाने लगे, या ये सुनने में तो अच्छा लगता है जमीन पर कुछ और ही है? जी, तो इसमें एक बात याद रखने वाली जो जरूरी है वो कि कोरोना काल से पहले भी भारतीय अर्थव्यवस्था जो है उसमें स्वरोजगार वालों की संख्या हमेशा से ही बहुत ज्यादा रही है। और तुलनात्मक हम लोग देखें और अन्य जो विकासशील देश हैं उनके मुकाबले भी हमारे पास स्वरोजगार का जो प्रपोर्शन है वो ज्यादा है। तो हमको जरूरत है कि हम इन छोटे छोटे व्यापारों को, बिजनेसेस को ग्रो करें, उनको स्केल अप करने की जरूरत है ताकि उनमें नौकरियां पैदा हो सकें। और ज्यादा छोटे छोटे जो अपने अपने धंधे वाले, अकेले धंधे करने वाले लोग हैं, वैसे हमको जरूरत नहीं है अर्थव्यवस्था को, क्योंकि वो ना तो प्रोडक्टिव उतने हो पाते हैं, ना वो अपने सस्टेनेबल कोई अर्निंग कमा पाते हैं उस हिसाब से। तो कोरोना के काल के पहले भी यही स्थिति थी कि हमको स्केल अप की बहुत आवश्यकता है। और अब जो हम लोग देख रहे हैं, आपने भी बताया कि जब नौकरियां चली गई तो लोग आत्मनिर्भर हो गए, यानी कुछ करने लगे। हम लोग सब पहचानते होंगे ऐसे लोगों को जिनकी नौकरियां चली गई और कुछ कर रहे हैं। तो ये तो फॉल बैक वाली स्थिति हो गई, जो इमरजेंसी में कुछ कर रहे हैं। आगे जाके नीतिगत जो इसकी सॉल्यूशन है वो ये है कि हम स्केल बढ़ाएं। 1, 2, 3 कर्मचारी वाले धंधे जो हैं वो 5, 6, 7 कर्मचारी वाले बने। जो 10 कर्मचारी वाले हैं वो 20 कर्मचारी हों उनके यहाँ, तो उनसे उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और जो आय कमाते हैं उसमें काम करने वाले वो आय भी बढ़ेगी। तो हम लोग ने ये भी डाटा जमा किया है कि आप अकेला व्यापार करते हैं बनाम आप कोई कहीं नौकरी कर रहे हैं, 10-15 ही कर्मचारी क्यों ना हो, आपकी आय उसमें ज्यादा होगी। तो मैं जॉब सिक्योरिटी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आय की बात कर रहा हूं। नहीं, तो सही पॉइंट है आपका, और आत्मनिर्भर होना चाहिए, अच्छा आइडिया है, अच्छी फिलॉसफी है, लेकिन क्या मजबूरी का नाम आत्मनिर्भरता भी होता जा रहा है कि भाई और कोई कुछ नहीं तो चलो कुछ तो करके देखे, नौकरी तो हमारी चली गई। ऐसे में विजय सरदाना, मैं एक सामाजिक सवाल भी आपसे पूछना चाहूंगा। देखिए, युवाओं पर सबसे ज्यादा मार पड़ रही है, 15 से 24 साल वाले, और महिलाओं पर सामाजिक तनाव भी बढ़ता है ना इससे। अगर लोगों के पास काम नहीं होगा, खास युवाओं के पास काम नहीं होगा, तो अपराध की ओर, असामाजिक गतिविधियों की ओर, और आजकल ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ऐसी चल पड़ी है, ये सोशल मीडिया अपने आप में एक दानव भी बनता जा रहा है, ये भी एक बड़ा खतरा है हमारे सामने। बिल्कुल है। देखिए, एम्प्टी माइंड्स डेविल्स वर्कशॉप, ये बहुत पुरानी कहावत है। हमें हमारी युवा शक्ति को कंस्ट्रक्टिव एंड प्रोडक्टिव यूज के लिए तैयार करना ही होगा, उसके अलावा अल्टरनेट नहीं है। लेकिन इसके 2 मुद्दे हैं जो आपने कहा संदीप जी, एक है सोशल साइड, दूसरा है इकोनॉमिक साइड। सोशल साइड में मेरा सुझाव भारत सरकार को यह रहेगा कि एक सबसे बड़ा जो फैमिलीज में स्ट्रेस आता है वो आता है हेल्थ के कारण। तो एक यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, चाहे वो कुछ भी हो, कितना भी कम हो, लेकिन अगर कोई आदमी बीमार पड़े तो उसने जो थोड़ी बहुत इनकम करी है वो सारा ड्रेन आउट ना हो जाए मेडिकल एक्सपेंडिचर में, उसका एक इंश्योरेंस पॉलिसी सरकार को हर आदमी के लिए लानी पड़ेगी ताकि सोशल स्ट्रेस समाज में कम रहे। पहला सवाल। दूसरा सवाल आता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए जिस तरह से टेक्नोलॉजी एडॉप्शन है, जिस तरह से हालात बदल रहे हैं और बहुत तेजी से बदल रहे हैं, रीस्किलिंग की जरूरत है यूथ की। मेरा यह कहना है कि हमारे जितने यूनिवर्सिटीज हैं,
इनके कोर्स करिकुलम को प्री कोविड के हिसाब से अगर आप चलाते रहोगे तो आप समस्याएं बढ़ाते रहोगे। पोस्ट कोविड में नए स्किल सेट्स की जरूरत है। हाँ, जमाना बदल गया है। यूनिवर्सिटीज के सारे प्रोग्राम को बदलना होगा ताकि जो मैन पावर निकले वो मैन पावर वो निकले जो नई दुनिया को एडॉप्ट कर सके। कोर्स हमारे हैं 1940s 50s 60s के और हम बात कर रहे हैं 21st सेंचुरी की। कहीं ना कहीं ये डिस्कनेक्ट है जिसके कारण यूथ में फ्रस्ट्रेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, स्किल जो समाज को चाहिए वो बराबर मिल नहीं पाती। और स्किल बनाने की भी बात होती है ना विजय सरदाना, स्किल बनाने की भी बात होती है। हम आधी अधूरी चीजें करने लगते हैं। स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, वो बातें आधी अधूरी ही रह जाती हैं। आप जोड़ना भी चाह रहे थे कुछ शरद? मैं ये जोड़ना चाह रहा था संदीप के, पहली बात तो जो बात सुप्रिया ने कही कंजम्पशन बढ़ाने की, मैं उससे पूरी तरह से सहमत हूं। इसकी जड़ में, सारी समस्या की जड़ में, आपका जो आज सबसे बड़ा सवाल है उसकी अगर आप खोद खोद के जड़ निकाले तो उसमें नीचे कहीं कंजम्पशन शब्द छुपा हुआ है, पहली बात। दूसरी बात, मैं समझता हूं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की इस देश में बहुत सख्त कमी रही है और हम जो मेक इन इंडिया जो मुहिम सरकार ने चलाई, अगर उस मुहिम को पूरी तरह से कारगर बनाया जाए, पूरी तरह से उसको मकाम तक पहुंचाया जाए, मैं समझता हूं बहुत हद तक सोल्यूशन निकल आएगा। आप स्किल्ड लेबर की बात करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अपने आप लेबर को, ऐसे ऐसे मैन्युफैक्चरिंग है जहां अपने आप, चाइना में मैंने खुद देखा आंखों से कि वहां अनस्किल्ड लोग आए फैक्ट्री को चलाने के लिए, एक हफ्ते के अंदर उनको पूरी ट्रेनिंग मिल गई और एक महीने के अंदर वो बेस्ट एम्प्लॉय निकल के आ गया जिसने आज तक वो काम किया नहीं था। मैं समझता हूं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे सख्त ध्यान देना होगा और सरकार की जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंडिंग है, इसमें एक बहुत अहम मुद्दा आता है कि राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट जिसको हम कहते हैं, वो हमारा 3.5% है। पता नहीं दर्शकों की कितनी रुचि है उसमें, पर 3.5% से बढ़ के आज वो हकीकत में 7.5, 8, 8.5 तक शायद पहुंच गया है। ठीक है, तो ऐसे में क्या सरकार के पास फंड्स हैं? मुझे लग रहा है सरकार को खुले तौर पे इस बात को रखना चाहिए कि क्या हम बोरोइंग करेंगे, हम उधार लेंगे, हम नोट छापेंगे, हम टैक्सेस बढ़ाएंगे, कहां से वो पैसा आएगा जो इस पूरे चक्र को संदीप चलाएगा? क्योंकि चक्र इस समय धीमा पड़ गया है, कहीं कहीं रुक गया है और कहीं कहीं वो चलाने के बावजूद भी नहीं चल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि सरकार को ऐसे कदम उठाने ही पड़ेंगे। उठाने के लिए क्या एल्बो रूम जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, आपके पास कितना एल्बो रूम है? मैं समझता हूं इसको सार्वजनिक कर देना चाहिए, वरना सरकार को लगातार बजट का जो दिन है 11 बजे 1 फरवरी को जो बजट पेश करेंगी निर्मला सीतारमण, बेरोजगारी पर, रोजगार की संभावनाओं पर और वो अलग अलग पॉलिसी इंटरवेंशन से कैसे बढ़ा सकती हैं, इस पर तवज्जो तो देनी ही देनी होगी। सिद्धार्थ जराबी, गलत कह रहा हूं? और आप अप्रैल का भी कुछ जिक्र करना चाह रहे थे। बिल्कुल, और मैं मानता हूं कि अगर आने वाले बजट में 2-3 स्पेसिफिक इंटरवेंशंस की जाएं जिनसे उन सेक्टर्स को जिनमें इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स की एक बहुतायत संख्या होती है, जिन्हें हम 20-25 हजार तक की नौकरी कहते हैं, अगर उनको किया जाएगा तो हम देखेंगे कि एक बेस अच्छी मिलेगी जॉब्स की। देखिए, हाई पेइंग, हाई क्वालिटी जॉब्स की कमी है और वो एकदम से मुझे नहीं लगता कि सरकार द्वारा, केंद्र या कोई और सरकार से हो सकता है। एक छोटी सी बात, मैं अप्रैल वाला जो संदर्भ आपको दे रहा हूं, हमें जो ध्यान में रखना होगा कि इसी महीने में मैंने देखा कि केरला के बजट में एक बहुत अच्छी वेल थॉट आउट, जो मुझे लगता है अनाउंसमेंट हुई है, जिसका टारगेट लगभग 8 लाख नौकरियां बनाने का केरला ने टारगेट किया। और उसको जब मैं पढ़ रहा था तो मेरे ध्यान में यह आया कि उन्होंने काफी प्लान करके एक फोकस दिया है जहां पे इमीडिएटली जॉब क्रिएशन हो, और उन्होंने उसको डायरेक्टली इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से लिंक किया हुआ है। केरला इस मामले में हम जानते हैं कि कई बारी काफी प्रोग्रेसिव रहता है। बिहार में आपको शायद आश्चर्य हो, 33% महिलाओं के लिए जॉब्स को लेके जो एक प्रकार से उसको सुनिश्चित करने का एक प्रयास किया गया है, दैट विल ऑल्सो शो इट्स इंपैक्ट। और 1 अप्रैल से जो लेबर कोड आएगा उसके 2 सीधे सीधे परिणाम, पहला, फ्लैश स्ट्राइक नहीं हो पाएगी, 60 दिन की नोटिस देनी पड़ेगी। पर इससे जुड़ा हुआ जो विषय ध्यान में रखना पड़ेगा कि बहुत सारे सेक्टर्स में कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट्स को प्रोहिबिट किया गया है, यानी कि वो एक पक्की नौकरी जिसमें सोशल सिक्योरिटी नेट उस लेबरर को मिल रहा है वो दिया जाएगा और सोशल सिक्योरिटी का नेट भी बढ़ाया जाएगा। इसलिए 1 अप्रैल से हम देखेंगे कि कुछ पुरानी जो घोषणाएं हैं उनका परिणाम दिखना शुरू होगा और
केंद्रीय बजट में अगर सेक्टर स्पेसिफिक मेजर्स लिए गए उससे बूस्ट किया जाएगा। और सबसे बड़ी आखिरी बात संदीप, वी मस्ट नॉट फॉरगेट दैट हमारे स्टेट्स जो हैं वो सबसे ज्यादा बड़े एम्प्लॉयर है अगर आप उनको जोड़ें। हाँ, ये सही बात है कि हमारा कंबाइंड स्टेट और सेंट्रल फिस्कल डेफिसिट 13% के लगभग है, और जो कम आंकड़ा बताया गया वो नहीं, एक्चुअल में 13 है। मेरा मानना है कि 13 का 15 या 16 हो जाएगा, कोई फर्क तो नहीं पड़ने उससे वाला, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक क्विक आप पॉइंट जोड़ना चाह रही थी सुप्रिया, आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम, 30 सेकंड्स। श्योर, मैं सिर्फ 10 सेकंड में कहना चाहती हूं, और मैं पॉलिटिकिंग नहीं कर रही हूं, पर मुझे लगता है आने वाला बजट बहुत अहम होगा हमारी अर्थव्यवस्था के लिए, और इसीलिए मैं सरकार से गुजारिश करती हूं और आशा करती हूं कि सुर्खियां ना बटोरिए, मजबूत कदम उठाइए जो कि अर्थव्यवस्था को दोबारा से ढर्रे पर ला सके, नहीं तो बहुत देरी हो जाएगी। हम विश्व के सबसे युवा राष्ट्र हैं, नौकरियां एक एटम बॉम्ब है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। बिल्कुल, बेरोजगारी, रोजी रोटी का यह सवाल है और सरकार को इस पर ध्यान देना होगा। 2 करोड़ रोजगार दे देंगे हर साल, सुनने में अच्छा लगता है, नारा अच्छा है, जमीन पर उतारने का अब इसे दरअसल वक्त आ गया। अब 7वां साल शुरू होने वाला है मोदी सरकार का। आज बस इतना ही, नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल प्रेजेंटेड बाय पतंजलि बिस्किट, एसोसिएट स्पॉन्सर सर्वोकॉन गीजर, रखे सब कंट्रोल में, policybazaar.com, अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया, एशियन पेंट्स ट्रैक्टर शाइन, शाइन वाला पेंट। बोस कैसे बने यंग इंडिया के नेताजी, कैसे अलग हुई बोस बाबू और गांधी जी की राहें, कैसा था